Hello students, welcome to my class. Today we are going to study our chapter number 8 of NCERT book, that is how do organism reproduce. Organism कैसे reproduce करते हैं, ठीक है। आप सबको पता होगा, हम ऑलरेडी चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस में लाइफ रिलेटेड प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं और ये जो प्रोसेस है लाइफ के लिए एसेंशियल प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस में से कोई भी एक प्रोसेस हमारी रुक जाती है या खराब काम करती है या कोई दिक्कत हो जाती है इसमें, तो ये लाइफ पे हमारी बात आ जाती है, हमारी लाइफ को खतरा हो सकता है इन सब चीजों से। तो ये जो लाइफ प्रोसेस हमने पढ़ी थी वो हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी थी और उन प्रोसेसेस के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते थे। दैट्स व्हाई वी कॉल देम लाइफ प्रोसेसेस। बट इन दिस चैप्टर वी आर स्टडीइंग रिप्रोडक्शन। व्हाई दिस प्रोसेस इज सेपरेटली स्टडी। ये ऐसी प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत एसेंशियल है, बट नॉट एसेंशियल इन टर्म ऑफ देयर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, जो इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस नहीं करते वो भी सर्वाइव कर जाते, पर उनका एक पर्टिकुलर जो लाइफ पीरियड होता है जिसे हम लाइफ स्पेन कह रहे हैं, उतने ही पीरियड तक वो इंडिविजुअल सस्टेन करता है। देन आफ्टर उसकी प्रोगेनी स्टॉप हो जाती है, आगे उसका कोई नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं हो पाती। तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो ताकि हमारी ही तरह की स्पीसीज अर्थ पे अपना एग्जिस्टेंस शो कर सके फ्रॉम 1 ईयर टू कमिंग नेक्स्ट सेवरल ईयर्स, ठीक है। तो अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए, एक लाइफ को कंटिन्यूटी देने के लिए, ये एक लाइफ हमारे अर्थ पे कंटिन्यू बनी रहे, तो रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन क्या है? एक तरह की बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें इंडिविजुअल अपने ही तरीके का दूसरा इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकता है और इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism, or we can say an individual, can produce another individual of same kind. अपने ही तरीके का दूसरा इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना, ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन के लिए। क्या इम्पोर्टेंस है इसका, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरी है ये? तो इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है? सबसे पहले तो हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब लाइफ कंटिन्यू रहेगी तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज भी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, कंटिन्यूएशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है। हमारे जो बायोडाइवर्सिटी में है उसमें एक स्पीसीज का अपना एक रोल होता है इकोसिस्टम बैलेंस बनाए रखने में। तो अगर एक भी स्पीसीज ओमिट हो जाती है, खत्म हो जाती है या एक्सटिंक्ट हो जाती है तो उसका सीधा असर हमारे इकोसिस्टम पे पड़ता है। तो वो कंटिन्यूएशन बनाने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। तीसरा और क्या हो सकता है? अब क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की, मल्टीपल स्टेप्स की प्रोसेस है और कई बार यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस पे कुछ एरर, कुछ चेंजेस, कई तरह की अलग अलग पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं जिसके कारण जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें चेंजेस शो होने लग जाते हैं और इन्हीं चेंजेस के कारण जो न्यू स्पीसीज बनती है, यूं कहीं न्यू इंडिविजुअल जो बन रहा है उसमें स्लाइट चेंजेस दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। कई बार तो ये इंडिविजुअल अपने पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल होगा और कई बार ये इंडिविजुअल अपने पेरेंट से थोड़े डिफरेंस लिए हुए होगा। तो यहाँ एक तरह से जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ये वेरिएशन इंट्रोड्यूस करवा रही है। इट इंट्रोड्यूसिंग वेरिएशन। हमारे लुक में, हमारे फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हीं को ही हम वेरिएशंस कह रहे हैं। और किसमें ये जरूरी है? ये जरूरी है हमारे एग्जिस्टेंस में।
किस तरह का एग्जिस्टेंस, हमारी लाइफ का एग्जिस्टेंस। ठीक है, मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है, अपनी लाइफ स्पैन को पूरा करके वो डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर वो अपने लाइफ स्पैन के दौरान रिप्रोडक्शन नहीं करता तो उसी तरह का नेक्स्ट स्पीसीज हमारी लाइफ पे एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा और एक पर्टिकुलर पीरियड बाद वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा हमारे इकोसिस्टम से। अगर यही चलता रहता, रिप्रोडक्शन नहीं होती, तो हो सकता था कि अर्थ पे कोई लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। तो लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं वेरिएशन की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेरिएशन। वेरिएशन हम कह रहे हैं चेंज अकर्स इन फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड अदर ट्रेट्स। ट्रेट्स मतलब होता है बेटा कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर हमें एक ऑर्गेनिज्म में दिखता है उसे हम ट्रेट करें ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, ये तो हो गए वेरिएशन। अब वेरिएशन कैसे हो रहा है, मैंने आपको कहा था मल्टीपल स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले तो हम वो चीज पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी प्रोसेस होती है। जब आप रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखेंगे तो इनका वेरिएशन कैसे हो रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो व्हाट आर द बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का बेसिक फीचर क्या होगा? जितने भी रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस हो रही हैं, चाहे कोई भी टाइप की हो रही हो, उसमें एक मेन चीज है, वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के कारण ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है। तो सेल डिवीजन अगर हम स्टडी करें तो मेन क्या क्या स्टेप्स होती है सेल डिवीजन की। सबसे पहले तो सेल की न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, और ये जो डीएनए है यही हमारे बॉडी के मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब हमारे अंदर और बाहर की जो भी प्रोसेसेस हैं, स्ट्रक्चर हैं, उनको डिफाइन करते हैं। उनकी जो एक तरह से यूं कहेंगे डिजाइन जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होती है। जिस तरह का जिस ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर उसी तरह का होता है। तो एक डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल है जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लुक को, उसकी प्रोसेसेस को कंट्रोल करती है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि कैसे सेल डिवीजन प्रोसीड होती है। जब सेल मैच्योर हो जाता है और सेल डिवीजन स्टार्ट करता है तो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो होती है उस डीएनए की कॉपी होना। ये डीएनए अपने ही तरीके का एक और डीएनए, डुप्लीकेट डीएनए बना लेता है। ठीक है, ये भी मल्टीपल स्टेप्स की प्रोसेस है जो आप अगर फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट जो स्टेप हो रही है उसमें डीएनए अपने ही तरीके का एक डुप्लीकेट डीएनए बना लेता है, जिसे हम नॉर्मल टर्म में कह रहे हैं डीएनए कॉपिंग। और इस डीएनए कॉपिंग की प्रोसेस को ही हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिका बनना, डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें जितने न्यूक्लियस में जितने डीएनए उसका जस्ट डबल हो जाता है, वो अपनी कॉपी बना के तैयार कर लेता है। तो फर्स्ट स्टेप जो आएगी इस प्रोसेस में, या यूं कहेंगे सेल डिवीजन में, वो आएगी डीएनए कॉपिंग या डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए का डुप्लीकेट तो बन जाता है, पर डीएनए का डुप्लीकेट कैसे बनेगा, उसको नरिशमेंट की जरूरत है, उसको एनर्जी की जरूरत है। ये प्रोसेस एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? डीएनए जो नई स्ट्रैंड बन रही है डीएनए की, वो उसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, उसको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? क्योंकि पहले जो डीएनए बना हुआ है उसको तो सेल एपरेटस एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो उसके लिए सफिशिएंट है। अब नया जो डीएनए बनेगा उसके लिए नए एपरेटस चाहिए जो उसको एनर्जी और सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो सेकंड स्टेप में न्यू सेल एपरेटस का फॉर्मेशन होगा। जब न्यू सेल एपरेटस बन जाएंगे उसके बाद डीएनए न्यूक्लियस को डिवाइड करना शुरू करेगा। पहले डीएनए सेपरेट हो लेगा और फिर न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो जाएगा
तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। सेल एपरेटस बन चुके हैं, न्यूक्लियस सेपरेट हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। तो न्यूक्लियस जब बन जाता है तो वो अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म को कलेक्ट करना शुरू कर देता है और जब अप्रोप्रिएट अमाउंट में साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के चारों तरफ कलेक्ट हो जाते हैं तो ये साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू हो जाता है। कॉन्स्ट्रिक्शन में सेल मेम्ब्रेन कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट करने लग जाएगा और धीरे धीरे क्लीवेज बना के सेपरेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी वो होगी साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस मतलब होता है ब्रेकिंग, ठीक है, टूटना, और साइटोप्लाज्म के लिए वर्ड है। तो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन हो रहा है उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जब सेल बन जाएगा तो वो डॉटर सेल के रूप में आपको नजर आएगा। जो नया सेल बन रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, डॉटर सेल। अब ये तो होगा मैच्योर, इसको भी ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है, तो इसको भी एनर्जी की जरूरत होती है, इसको भी सपोर्ट की जरूरत होती है। जो सेल एपरेटस इसको प्रोवाइड करता रहेगा टाइम टू टाइम और धीरे धीरे ये सेल जब ग्रो कर लेगा, मैच्योर हो जाएगा तो अगेन सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाएगा, तो अपने ही तरह के दूसरे सेल को ये प्रोड्यूस करने के लायक हो जाएगा। तो लास्ट की जो स्टेप है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये बेसिक फीचर है जो रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन के दौरान देखे जाते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। There are two types of cell division, namely mitosis and other one is meiosis. यहाँ पर हम एक बेसिक इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि होते क्या है। माइटोसिस जो होता है वो हमारे ग्रोथ सेल में होता है। ऐसे सेल जो हमारे ग्रोथ, हाइट, विड्थ के लिए नेसेसरी है या रिस्पॉन्सिबल है, उनमें ये माइटोसिस प्रोसेस होता है और न्यू सेल्स का, ग्रोथ सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ग्रोथ सेल को हम सोमेटिक सेल्स भी कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रही है ये किसमें हो रही है, सोमेटिक सेल्स। अब मियोसिस की बात करें तो ग्रोथ सेल के अलावा जो दूसरा सेल हमारी बॉडी में पाया जाता है वो होता है रिप्रोडक्टिव सेल, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और उस रिप्रोडक्टिव सेल को हम जर्म सेल या गैमेट्स भी कहते हैं। तो गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इट अकर्स इन जर्म सेल्स, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मियोसिस में वन पेरेंट गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स। वन पेरेंट सेल गिव राइज टू टू डॉटर सेल and these cells are diploid in nature. ये जो सेल्स बनती हैं, डॉटर सेल्स बनती हैं माइटोसिस में, ये डिप्लॉइड कंडीशन की होती है। डिप्लॉइड मतलब होता है डिप्लॉइड सेल्स कंटेन पेयर्ड क्रोमोसोम। ऐसे सेल जिनके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, पेयर में प्रेजेंट है, तो उन सेल को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड सेल। यहाँ बात करें तो यहाँ पे वन पेरेंट सेल गिव राइज टू 4 डॉटर सेल। यहाँ पे 4 डॉटर सेल बन जाते हैं। ये भी डबल स्टेप में है, पहले एक पेरेंट सेल से 2 पेरेंट सेल बनेंगे और 2 से फिर 4 पेरेंट सेल बनेंगे, 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। तो यहाँ जो टोटल डॉटर सेल बन रहे हैं वो कितने हैं, 4, ठीक है।
4 टोटल सेल्स में जो न्यूक्लियस के क्रोमोसोम का डिवीजन है वो डिवाइड होते होते हाफ हो जाता है उनका नंबर। ठीक है, यहाँ पे डबल नहीं रहता है, यहाँ क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो इस तरह के जो टोटल सेल्स होते हैं जो मियोसिस में बनते हैं उनमें हाफ क्रोमोसोम होने के कारण ये कहलाते हैं हैप्लॉइड सेल। यहाँ जो हैप्लॉइड सेल है उनका मतलब दे हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज दैट ऑफ पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम है उसका जस्ट हाफ नंबर हो जाता है हैप्लॉइड सेल में जो मियोसिस प्रोसेस से बनती है। चलो हम पढ़ लेते हैं कॉजेज ऑफ वेरिएशन। क्या कॉजेज है वेरिएशन से? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। ये एवोल्यूशन में भी हेल्पफुल है। एवोल्यूशन का आपका टॉपिक है, इस बार तो वो डिलीट हो गया, आपके मेन एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, पर वो 10th के सिलेबस में है। तो अगर आप एवोल्यूशन पढ़ते तो ये टॉपिक उसमें भी आप पढ़ते कि वेरिएशन से क्या क्या फैक्टर्स रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो हम कॉज पढ़ते हैं। कॉज में क्या आएगा, एरर इन डीएनए कॉपी। जब डीएनए की कॉपी होती है तो उसमें कुछ स्टेप्स में एरर आ जाती है जिसके कारण प्रॉपर डीएनए नहीं बन पाता और वेरिएशन उसमें दिखाई देने लग जाता है। या फिर चांस की बात है कि भाई किसी में कुछ गया किसी में कुछ गया, तो चांस सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, तीसरी प्रोसेस क्या हो सकती है, भाई चांस की बात है, जब गैमेट का फ्यूजन हो रहा है तो कौन से गैमेट से क्या पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ सकते हैं चांस कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फोर्थ जो पॉइंट है वो है क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ये प्रोसेस होती है मियोसिस में। वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है वेरिएशन होना, ना हो तो क्या हो। तो हम इसको इम्पोर्टेंस के पॉइंट पे उसमें पढ़ लेते हैं। अंदर इम्पोर्टेंस क्या है वेरिएशन का। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है डीएनए में वो कहीं ना कहीं यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। तो अभी हम इम्पोर्टेंस में देख रहे हैं कि अगर यूजफुल वेरिएशन हो तो किस तरह से उसका इम्पोर्टेंस होगा। तो सबसे पहले तो ये प्री एडेप्टेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट कॉज प्री एडेप्टेशन टू सराउंडिंग। हो सकता है पेरेंट जहाँ रहता है उसके सराउंडिंग में वो अडेप्ट ना कर पाए, पर उसका जो यंग वन है वो पहले से ही उसके लिए अडेप्ट हो जाए बिकॉज ऑफ चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। और क्या हो सकता है, वेरिएशन अगर लगातार बनता रहेगा तो न्यू वेराइटीज, न्यू स्पीसीज इंट्रोड्यूस होंगी हमारे अर्थ पे। तो ये दूसरा कारण क्या है इसका, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के कारण कई स्पीसीज प्रोड्यूस होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो न्यू स्पीसीज जो बन रही हैं इसी से ही एवोल्यूशन की प्रोसेस हो रही है। तो एक तरह से ये हेल्प कर रहा है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ये जो वेरिएशन प्रोसेस है वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ मान लीजिए कोई स्पीसीज बनके तैयार हो गई है पर वो ना अडेप्ट कर पा रही है इन्वायरमेंट के प्रति, ना उसके पास इतनी कोई यूजफुल लिम्स हैं, ऑर्गन्स हैं कि वो और अच्छे से इस अर्थ पे सस्टेन कर सकें। और धीरे धीरे जब वो रिप्रोड्यूस करेंगी तो हो सकता है उनके आगे नेक्स्ट जनरेशन में वो सब चीजें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, चेंजेस आने शुरू हो जाए। तो एक तरह से स्पीसीज में इम्प्रूवमेंट आने लग जाता है। ठीक है, तो वेरिएशन एक तरह से क्या प्रोवाइड कर रहा है, इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इम्प्रूवमेंट इन स्पीसीज।
So it also helps in struggling during existence. Okay. Next, I provide individuality to species. नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. मेनली 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है जो हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में. वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दोनों में क्या डिफरेंस है, किस बेसिस पे हम इसको स्टडी करेंगे, तो वो हम उनके कैरेक्टरिस्टिक के रूप में देख लेते हैं और यहीं पे हमारा डिफरेंस भी हो जाएगा और हम उनके कैरेक्टरिस्टिक जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो भी हम स्टडी कर लेंगे. सबसे पहली बात जो फर्स्ट पॉइंट है इसका कैरेक्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट अपने यंग वन को प्रोड्यूस करता है. इसमें दूसरे पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. तो इट इन्वॉल्व ओनली सिंगल पेरेंट और सिंगल पेरेंट होने के कारण इसको यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं. वहीं पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होने के कारण इसको हम बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन कहते हैं. सेकेंड फीचर क्या है एसेक्सुअल का. अब यहाँ पे जैसे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो यहाँ पे जर्म सेल्स नहीं बनते, ना फर्टिलाइजेशन होता है, ना ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. तो नो germ cell form, no fertilization, no gamete formation, or we can say no zygote formation, no zygote form. Whereas in sexual reproduction, अब क्योंकि यहाँ 2 पेरेंट इन्वॉल्व हैं और ये 2 पेरेंट एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, इनसे जब रिप्रोडक्शन होगा तो ये गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू होगा. तो सबसे पहले यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा. गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा इनका और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होगा. ठीक है. 4th स्टेप देखते हैं. सिंगल पेरेंट को कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जिसे हम जेनिटल ऑर्गन कहते हैं उसकी जरूरत नहीं होती एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा नो स्पेशलाइज्ड, जिसे हम जेनिटल ऑर्गन कह रहे हैं, इन्वॉल्व. whereas in sexual reproduction specialized जेनिटल ऑर्गन इन्वॉल्व. अब ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस टाइप का उसमें अलग अलग जेनिटल ऑर्गन प्रेजेंट होता है. ठीक है. अब क्योंकि यह सिंगल पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल बन रहा है तो यहाँ पे वेरिएशंस के जो चांसेस हैं वो मिनिमम होते हैं. कई बार वेरिएशन बिल्कुल नहीं होगा और अगर होगा भी तो बहुत ही लिटिल अमाउंट में होगा. पर यहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होने के कारण, दोनों के गैमेट का फ्यूजन होने के कारण बहुत ज्यादा चांसेस हो जाता है वेरिएशन में. ठीक है. तो वेरिएशन की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो और लिटिल वेरिएशन. पर हम अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे वेरिएशन अकर्स. अब वेरिएशन नहीं है एसेक्सुअल में तो जो न्यू इंडिविजुअल होगा वो लगभग अपने पेरेंट सेल के आइडेंटिकल होगा, बिल्कुल सेम पेरेंट सेल की तरह होगा. तो न्यू इंडिविजुअल और न्यू वन, यंग वन लिख लेते हैं, तो न्यू यंग वन इज आइडेंटिकल
to their parent. But in sexual reproduction, fertilization, फ्यूजन, zygote formation, germ cell मतलब गैमेट का फॉर्मेशन, इन सब में कहीं ना कहीं वेरिएशंस प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण जो न्यू वन बनेगा वो डिफरेंट होगा पेरेंट से. ठीक है, तो न्यू यंग वन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट. अब यहाँ पे जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है, मैंने आपको दो सेल डिवीजन बताए थे, मियोसिस एंड माइटोसिस. अब क्योंकि यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, जर्म सेल नहीं है, तो यहाँ पे मेनली जो प्रोसेस हो रही है वो माइटोसिस सेल डिवीजन की हो रही है. वेयरएज इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें मियोसिस सेल डिवीजन मेनली ऑकर होती है. क्या यूं कहेंगे, मियोसिस absent, only mitosis occur. Whereas in sexual reproduction, both meiosis and mitosis occur. तो ये किस में होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में, एंड सम लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. वेयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है. ठीक है, साथ ही साथ ये प्लांट में भी देखने को मिलता है. तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन भी क्रिएट कर रहे हैं और इनको डिफाइन भी कर रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ.